10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अब अगला आधा घंटा आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। तो हमारे साथ होंगे राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से, मानस जायसवाल, सुदीप शाह जुड़ चुके हैं फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेकर, और साथ ही साथ विकास आरोग्य। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विकास, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे, हल्का सा इंडिसेस पे भी कमेंट दीजिएगा और उसके बाद आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला और एक अच्छा नए हाई के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 21,400 और 500 यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देते हुए देखने मिल रहा है। बट अभी भी जो मार्केट का जो मोमेंटम है अभी भी इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे 21,200 और 240 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड का वो अभी भी यहाँ से देखने मिल सकता है। ऊपर में जैसे ही वापस 21,400 ब्रेक करता है तो उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस अगर सस्टेन होता है तो 21,600 के आसपास की वापस रेंज यहाँ पे मार्केट में आते हुए देखने मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रुझान अभी भी इंटैक्ट रहेगा। आज के लिए स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किए उसमें पहला है पीवीआर आइनॉक्स। मुझे लगता है कि कल जिस हिसाब से इसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया था, हालांकि आज के फर्स्ट आधे घंटे में हमने देखा थोड़ा बहुत रिट्रेस हो चुका है कल के हाई से, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। 1940 का टारगेट ऊपर में लेके जा सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहे हैं वो 1760 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। और ये ट्रेड 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है 1940 के आसपास के अच्छा रेंज यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो आइनॉक्स आइनॉक्स पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा वोल्टास। वोल्टास में वीकली चार्ट पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट देखने मिला था लास्ट वीक में, और ये वीक की शुरुआत से ये अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो वोल्टास यहाँ पे बाय करना है, जहाँ पे इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 910 के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पे वोल्टास को बाय करना है। और जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है नीचे में 857 के आसपास का, तो 857 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 910 के टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल वोल्टास और पीवीआर, ये दो ट्रेड्स विकास ने पिक किए हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मेरा पहला पिक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने कल ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, और कल के मोमेंटम के बाद यदि हम देखें चार्ट्स पे, तो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स पे जो 8 सितंबर फिर अक्टूबर, इसके जो स्विंग हाइस थे, स्टॉक ने अब इसके ऊपर सस्टेन किया और कल वॉल्यूम के साथ बाइंग हुए और डिलीवरी मार्किंग्स भी बहुत अच्छी हुई है। तो मुझे लग रहा है जो चार्ट का सेटअप है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत ही बढ़िया है और ये ब्रेकआउट चार्ट है। तो आज मुझे लग रहा है यहाँ पे 166 के स्टॉप लॉस से 180 के टारगेट के लिए हम शिपिंग कॉर्पोरेशन बाय कर सकते हैं। मेरा दूसरा पिक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में हमने देखा है पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा बाइंग हुआ था। 303 302 का जो एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। सारे टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 15 दिन में, और कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया है, तो ये एक स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी निशानी है। और यहाँ से मुझे लग रहा है 301 के स्टॉप लॉस के साथ 316 के टारगेट एक्साइड में अगले 2 से 3 सेशंस में आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके दो ट्रेड्स हो चुके हैं। एक्साइड, दैट इज, सब दूसरा ट्रेड रखिएगा सुदीप जी का। तो कुल मिला के 4 ट्रेड्स अब तक हो चुके हैं। बट मैं स्क्रीन को जो रीड कर रहा हूँ उसमें इंडिसेस अभी भी बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है, बट एक सेक्टर जो कि इमर्ज हो रहा है हायर लेवल्स पे भी और लोअर लेवल्स पे भी। जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था, कंज्यूमर हो गया। और एक बार आप देखिए एचयूएल को, आज ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। और बीच में, मतलब नवंबर लास्ट वीक में एक अटेम्प्ट लिया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, फिर आ गया था, आई मीन थर्ड डे फिर 200 डे के नीचे आ गया था। लेकिन अब ये, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होता है 9 अक्टूबर के बाद, इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानस, एक टिप्पणी करिएगा एचयूएल पे और उसके बाद बाकी आपके दो ट्रेड्स। देखिए, एचयूएल की जहां तक बात है, देखिए फाइनली स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 2600 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 2530 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप ट्रेड कैश या फ्यूचर में नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन में ट्रेड कर लें, आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। तो 2560 वाला कॉल ऑप्शन जो 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 27 रुपए के नीचे लगाइए
और इस ऑप्शन में आप 45 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं। अभी के लिए जो ट्रेड है वो पहला ट्रेड तो नौकरी पे रहेगा, क्योंकि नौकरी में कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे नौकरी में खरीदारी करेंगे। 5160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपके टारगेट 5500 के आसपास के रहेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो इंडस स्टार का है। इंडस स्टार में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक रैली आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे इंडस टावर में खरीदारी करनी है 196 के स्टॉप लॉस से। 208 रुपए तक के टारगेट से यहाँ पर भी पॉसिबल है। में एक अपॉर्चुनिटी फिर दिख रही है और साथ ही नौकरी आने की इन्फो एज में भी। पालवे जी, आपने क्या नया पिक किया? आई थिंक हर्षिता जी, काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में, जिस तरीके से निफ्टी में एक प्रेशर है, तो हमें लगता है कि जो थीम प्ले आउट होते हुए दिख रही है वो एक टाटा कंज्यूमर, जो कि एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो टाटा कंज्यूमर होगा पहला स्टॉक बाय करने के लिए, और यहाँ पे हमें लगता है 1010 1020 की तरफ ये स्टॉक अब बढ़ते हुए दिखेगा। फ्रेश ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन का। तो टाटा कंज्यूमर पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 960 के आसपास, और यहाँ पे 1010 1020 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो ग्लेनमार्क का है। ग्लेनमार्क में देखें तो एक मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि ओपनिंग के बाद से थोड़ा सा एक डाउन टिक जरूर लिया, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ग्लेनमार्क में यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 812 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा, छोटा ही स्टॉप लॉस होगा। 812 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, और अपसाइड में हमें लग रहा है इसमें 835 840 की तरफ मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। ग्लेनमार्क में देखिए फिर से रीइटरेट किया जा रहा है वो ट्रेड, और साथ ही टाटा कंज्यूमर। तो बेसिकली बहुत गिने चुने काउंटर्स में ही पोजीशन इस समय ली जा सकती है, और लार्जली वो ट्रेड्स मार्केट में डिस्कवर हो चुके हैं। एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखते हैं। 200 अंकों की गिरावट, तब ये 47,700 के नीचे। आपको याद होगा जब हम सुबह में मेंशन कर रहे थे 47,800 को होल्ड करने की कोशिश चल रही थी, और यहाँ पर जो दबाव डालने का काम हो रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। आपका HDFC बैंक देखेंगे तो करीब 0.5% की गिरावट वहाँ, तो इसकी तरफ से भी अच्छा खासा प्रेशर, और ICICI बैंक भी थोड़ा सा लड़खड़ाया है। ये जो वीकनेस है, इसमें क्या पोजीशंस तेजी की लेनी चाहिए सुदीप बैंकिंग काउंटर्स में, स्पेशली HDFC या SBI? हर्षदा जी, मैं SBI पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं HDFC बैंक पे जरूर एक व्यू दे सकता हूँ कि HDFC बैंक का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से पिछले 1-2 दिन से हायर लेवल्स पे जो थोड़ा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है 1650 1660 के बीच में, पर फिर भी यदि आप पिछले 5-6 दिन का जो एक ये देखें ना, जब ब्रेकआउट आया था जो 1600 के आसपास जो गैप था, वो अभी तक गैप भरा नहीं है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये जो गैप है 1600 1610 के बीच का जो जोन है, इसके ऊपर HDFC बैंक सस्टेन करता है, और यही एरिया के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन शायद से और साइडवेज रह सकता है, पर ओवरऑल बैंकिंग का ट्रेंड अच्छा है, और बड़े अपमूव के बाद ये हल्का फुल्का कंसोलिडेशन ही मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1620 1630 के बीच का जो भी डिप यदि मिलता है, तो वहां पे 1600 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली HDFC बैंक को लॉन्ग करके ट्रेड किया जा सकता है, रादर देन प्लेइंग फॉर अ शॉर्ट आइडिया। लेकिन निफ्टी बैंक की तस्वीर बिगड़ रही है। मानस, कोई ट्रेड इस समय के लिए निफ्टी बैंक में बन रहा है क्या? देखिए सही है कि हाई लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने निफ्टी पे आपको बताया कि लोअर लेवल पे जब 280 के नीचे जाएगा तभी बिकवाली करनी है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए 47,500 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे, आई थिंक यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक, और याद रखिएगा निफ्टी का अभी तक का लो रहा 21,300 लगभग 54। हम डेढ़ ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, और दोनों ही आवाज़ पे जो मैंने मेंशन सुबह सुबह बेस कहे थे वो एग्जैक्टली डॉट उसी जोन पे आने की तैयारी करते हुए। याद रखिएगा बेस 1 इट्स 21339 339, यहाँ से 11 पॉइंट दूर, और मेरे ख्याल से वो भी आ जाएगा, बट वो परसिस्ट करता है बिटवीन 339 एंड 309। हमारा ऑप्शन बेस है, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 47,752 621 आज हमें अपनी ऑप्शन बेस की मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है, लास्ट ट्रेजेक्ट्री है, उसको टेस्ट करना है ऑन दोनों इंडिसेस, ऑन बोथ इंडिसेस।
सुशील केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम इस पर बात करने के लिए। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार। आपका। और बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा ऊंट करवट बैठा है। निफ्टी बैंक हार्ड है, बस थोड़ा सा रिट्रेस, वो कूलिंग ऑफ की जरूरत भी थी सुशील जी। बिल्कुल। आप इसे कैसे देख रहे हैं, और ये कूलिंग ऑफ इंडेक्स में निफ्टी बैंक में कहां तक हो जाए तो अच्छी है और उसकी जरूरत भी है? देखिए, ये कूलिंग ऑफ है, ये शब्द आपने बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया है। ओवरऑल मार्केट पर कोई टॉप के लक्षण बने हैं ऐसे कोई भी मुझे टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं मिल रहे। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो साइकिल को लीड कर रहे हैं, तो उनमें कहीं सिलेक्टिव शॉर्ट सेलिंग भी अब हो सकती है, वो उस पर हम बाद में आते हैं। और आपको मैं ग्लोबल मार्केट से लोकल को कनेक्ट करता हूं। अगर S&P आज रात को अनुमानित है कि अब ये न्यू हाई पर जाएगा और नैस्डैक पहले ही जा चुका और इंडिया सबसे पहले जा चुका है, तो S&P और भी 2-3 दिन मुझे लगता है थोड़ा उबलेगी और उसके बाद वहां ठंडक आएगी। तो इंडिया और S&P को जो रोज का रोज हम देखते हैं, 2-3 दिन के गैप से इनका मूवमेंट चलता है। तो इंडिया पहले ही कूल ऑफ हो रहा है और S&P उफन रहा है। अब 2-3 दिन वो जो ठंडे होंगे, उस बीच में हम यहाँ से वापस भाग लेंगे। तो हो सकता है कि आपकी मेरी वार्ता खत्म हो अगले 5-10 मिनट में बाजार घूम जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और इस बाजार में नीचे के डाउनसाइड के एस्टिमेट्स को निकालना कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं लगती है। या जैसे रिवर्सल आएगा वापस निफ्टी पे बाई करना पड़ेगा जो भी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी जो इंट्राडे में ओवरसोल्ड है, हो सकता है आपकी मेरी वार्ता खत्म होते होते तक बाजार का मिजाज बिल्कुल बदल जाए। तो ये जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा दबा दबा करके, आप टूथपेस्ट में से जब वो लास्ट का दबा दबा के थोड़ा निकालते हो, तो बाजार बस उतना ही दबा दबा के लोगों के सौदे निकाल पा रहे हो। बड़े झटके मुझे नहीं आते लग रहे अभी। बिल्कुल। और चलिए, तो इस कूलिंग ऑफ शब्द को सही बताते हुए टिप्पणी आपने सुशील जी की सुनी यहाँ पर। अच्छा, अब आता है सुशील जी यहाँ पर एक वो चीज़, इस कूलिंग ऑफ शब्द के साथ साथ अब हम स्टॉक्स को पिक करना शुरू करते हैं। वो स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में थे या फिर तर्कसंगत नहीं थे हायर लेवल से बाय करने में, लेकिन इस कूलिंग ऑफ जो कि रिक्वायर्ड थी, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, प्लस माइनस 1-2% में आपको एंट्री मारनी चाहिए। आपके प्रेफर्ड बायर्स क्या है इस वक्त इस बाजार में? चलिए हम पहले F&O की बात करते हैं, क्योंकि कैश की लिस्ट बहुत लंबी, उसको लास्ट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर पीसीआर मेरा स्क्रीन शेयर कर पा रहा है, तो आप ये देखिए कि आईटीसी की फ्यूचर्स की ये जो चार्ट है, ये अब कूल ऑफ हो गया और अब मुझे आईटीसी यहाँ से 40-50 रुपए अगले पड़ाव में भागता दिख रहा है। भले ही निफ्टी 21,800 की भारी हो जाए, तो पोजीशंस को हमें उन इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेके जाना है जहां अगले 7-8 दिन का ट्रेडिंग में आउट परफॉर्मेंस। तो एक हो गया आईटीसी। डेल्टा कॉर्प जो आज बैन से निकला है और इसको बिल्कुल ही दबा सा दिया गया था, वो जीएसटी की कलकत्ता हाईकोर्ट की खबर आने के बाद से, तो अब ये जो ब्रेकआउट आ गया, तो मुझे लगता है कि एक ये डेल्टा कॉर्प है, हर पुल बैक में आप इसे लें। बैंकों में अगर कोटक को मैं देखूं, तो ये जो फ्लैगिंग ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ से अगर ये चार्ट मेरे स्क्रीन पे आ रही है, तो बैंक्स में मैं ट्रेडिंग करने के लिए कोटक पे लॉन्ग ट्रेड पिकअप करूंगा। और अडानी इंटरप्राइजेस जिसको अच्छे से लुढ़काया जा रहा है इस वक्त, मुझे लगता है कि यही निफ्टी को लेके घूमेगा कदाच। तो इस रेखा के आसपास 2890, 2900 के आसपास से या जहां से भी ये घूमे, तो मुझे अभी भी अडानी इंटरप्राइजेस में, भले ही निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा की एक बार जगह कल्पना करना कठिन है, अडानी इंटरप्राइजेस हो सकता है 2900 वाला 3400, 3500 फटाफट हो जाए। तो ज्यादातर स्टॉक्स F&O में पुलबैक्स में लेने के ही रंग बन रहे हैं। अब मैं मेटल्स को अवॉइड करूंगा, खाली एक हिंडाल्को में अभी भी जगह लगती है। JSW स्टील, जिंदल के सारे स्टील के स्टॉक्स, सेल, टाटा स्टील, ये सब अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट जरा नरमी का रुख दिखाए तो ये लुढ़केंगे, तो इनमें से हम हट गए। आईटी के सारे स्टॉक्स जो है लार्ज कैप्स, वो बिल्कुल उफन चुके हैं, तो हम उसमें अब नया कोई भी पोजीशन का इजाफा नहीं करेंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेरे हिसाब से उनका टॉप हो चुका है, तो हम उसमें तेजी का काम नहीं करेंगे। तो अब बचते हैं जो गिने चुने साइड पॉकेट में स्टॉक्स हैं। लीवर नहीं चला है तो वो उछल जाएगा। तो अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से ट्रेडिंग का माहौल है। इंडेक्स क्या पता पूरा दिसंबर निकाल दे 21,800 और 21,000 के बीच में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग का समय आ गया है। अच्छा, ये हो गया सर आपके डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक। अच्छा, आज की कोई सुशील जी जैकपॉट कॉल है क्या आपकी, और आपके आज के प्रिफर्ड मिड कैप्स या फिर कैश के स्टॉक्स?
देखिए, मैं एक तो क्या है ना, जैकपॉट ढूंढने का काम नहीं करता हूँ। बन जाते हैं तो एक अलग बात है। व्यापार करना है, कोई दांव लगाने के लिए तो हम 9:15 बजे बाजार में आते नहीं है। कोई कोई दिन को स्टॉक चल पड़ता है ऐसा कि वो लगता है जैकपॉट है, तो जैकपॉट ढूंढने की तलाश, वो ख्वाहिश कभी नहीं रखनी है मुझे कि उसमें फंसने का काम हो जाएगा। पर हमने फिलहाल कुछ दिनों में जो अपने क्लाइंट्स को बढ़ चढ़ करके जो स्टॉक्स दिलाए कि हम केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में एक के बाद एक नई एंट्री करते जा रहे हैं। पुराने भी हमारे काफी सारे केमिकल्स के बाई नेम्स हैं। तो नोसिल, आपके, हमने, मैं आपको देख के नाम बताता हूँ, देखो बातें करते करते ध्यान उतर जाता है। तो नोसिल के अलावा हमने गुजरात एल्कली अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस और फाइन ऑर्गेनिक्स, इनमें हमने मोटी बाइंग करवाई है। और हमें एक थोड़ा स्पेशलिटी टाइप का स्टॉक है, केमिकल्स नहीं है। ये जो जीएमएम फॉडलर है, ये मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर मूव अगले 1 साल में 5 गुना 7 गुना कुछ भी इसका भाव यहाँ से हो सकता है। तो एकदम इमीडिएट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग जो बहुत अभी उत्तेजनापूर्ण माहौल से बाजार गुजर रहा है, बेसिकली हम पैसे को 3 महीने से 6 महीने 9 महीने वाले व्यू के स्टॉक्स में शिफ्ट करते जा रहे हैं। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस जहां जहां मिलते जा रहे हैं वहां से निकल के हम लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में जा रहे हैं। मुझे अगले 6 महीने तक बी ग्रुप में लगातार हर करेक्शन के बाद तेजी ही नजर आती है। अच्छा सुशील जी, बीच में मेरा इंटरेक्शन आपसे हुआ नहीं, मैं छुट्टियों में था, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले मैंने आपसे एक बार बातचीत की थी जुबिलेंट फूड पे। 566 का भाव हो गया, मेरे ख्याल से हमारी बातचीत हुई थी 510 515 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो। अभी आपका व्यू जुबिलेंट पे क्या है? वहां से 50 रुपये चल चुका है। व्यू जुबिलेंट पे तकरीबन सेम ही था। देखिए, अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी हमने 645 का इनिशियल एस्टीमेट निकाला था कि स्टॉक में, भले ही ये एफ एंड ओ में है, इसको ट्रेडिंग करके पैसे कमाने आसान नहीं होगा, नॉइजी होगा, जिक 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 चल रहा है। और जो इसको पकड़ के बैठेगा तो करीब 650 तक इसको लेके राइड की जा सकती है। आपकी मेरी बात यहाँ 470 के आसपास हुई थी, तो ठीक ही चल रहा है। 470 वाला 565 के आसपास आ गया। मुझे और भी 70-80 रुपए पकड़ के बैठने वाले को अगले 1-1.5 महीने में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, मिड कैप्स पे, कैश स्टॉक्स पे, डेरिवेटिव स्टॉक्स पे अपनी अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। मार्केट्स अभी भी अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी तलाशने की कोशिश करते हुए, बट स्टिल अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें तो यस, निफ्टी अब करीब करीब 21,358 है। 21,358 है। डायरेक्टर साहब, निफ्टी का एक बार इंट्राडे टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा प्लीज़, रखिएगा। और इंट्राडे लो है एग्जैक्टली 21,339। एग्जैक्टली यही था आवाज़ का बेस 1, 21,339। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज एक खास बातचीत बिग मार्केट वॉइसेस में श्री दिलीप भट्ट के साथ ब्रेक के उस छोर पर हाजिर होते हैं। लगातार तेजी के बाद एक और सत्र कंसोलिडेशन वाला। कल मार्केट तभी भी थोड़ा सा ग्रीन में था, आज तो पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। 50 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 में। अब देखिए 21,367 के लेवल्स आ चुके हैं। निफ्टी बैंक 160-65 पॉइंट नीचे है और मिड कैप्स में भी दबाव बढ़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है। कल आउट परफॉर्मर था, सुबह में आउट परफॉर्मर था और अब 300 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। तो डे हाई से अगर आप देखेंगे मार्केट खासा करेक्ट हो चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब हो चुकी है नेगेटिव। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कुछ दबाव बन रहा है, ये एक पॉकेट ऑफ वीकनेस है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा टू व्हीलर साइड पर कल जो चले थे अच्छे खासे, हीरो, बजाज, आयशर, इनमें कुछ करेक्शन बनता हुआ और अदानी ग्रुप शेयरों में भी कुछ कुछ बिकवाली के अंश नजर आ रहे हैं। ये अब तक की स्थिति है, लेकिन मार्केट है कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन सवाल यही है, हम एक अप ट्रेंड में हैं, तेजी वाले मार्केट में हैं, इस समय पोजीशन कहाँ लेनी है? हमारे साथ इस समय मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, आपने इस तरह की साइकिल्स ढेरों देखी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है, स्पेशली जो फेडरल रिजर्व से पिछले हफ्ते संकेत मिले थे उसके बाद। ये बताइए, ये 21,300 21,400 के बीच खरीदारी के मौके ढूंढे या फिर कुछ और थोड़े से और करेक्शन का इंतजार रहेगा लॉन्ग टर्म निवेशकों को?
अर्शदा जी, अगर हम देखें कि ये इतने सारे साइकिल्स में ये एक बहुत एक स्वीट स्पॉट मैं कहूंगा कि जहां पर हम रैशनलाइज करने जाए तो शायद इट विल बी डिफिकल्ट टू रैशनलाइज, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं करेंगे और मार्केट्स बिल्कुल यही ऐसे माहौल में कभी भी फंडामेंटल्स के आगे ही चलता है। अब कितने आगे चलेगा और कहां तक हमको बाय करना है वो कभी भी वो बहुत चैलेंजिंग इश्यू रहता है, बिकॉज ग्लोबली थिंग्स आर नॉट ऑल दैट ग्रेट। इंडिया इज गुड ऑन अ रिलेटिव बेसिस, ऑन एन ऑब्जेक्टिव बेसिस अगर हम देखें तो भी इंडिया काफी ठीक कर रही है, लेकिन काफी सारा चीज प्राइस में जरूर है। लेकिन ये एक ऐसा माहौल है जैसे मैंने कहा जहां पर हम रैशनलाइज बिल्कुल नहीं करें, एंजॉय द राइड। और यहाँ से एक बार अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, रोटेट करना है आपको अपना स्टॉक, तो जरूर करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर फंडामेंटली देखा जाए तो जरूर ये लेवल एक डेफिनेटली वन शुड बी कॉशियस एंड वन शुड बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव अगर यहाँ से कुछ अप्रोच लेना है तो। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं? सबसे बड़ा अच्छा संकेत तो फेडरल रिजर्व ने खुद दे दिया था कि अगले साल 4 रेट कट्स की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और हमने देखा है कि किस तरह से यूएस मार्केट्स ने काफी अच्छा शानदार शो किया है यहाँ पर। तो मुझे ये जो फेड ने जो इंडिकेशन दिया है वो काफी हद तक मुझे लगता है कि इट इज गेटिंग प्राइस्ड इन, और यहाँ से द वेरी लॉजिकल कंक्लूजन इज और फेड रेट कट करेंगे तो पी री रेट होगा और ऊपर जाएगा बाजार। मैं मानता हूं कि ये काफी सारा चीज फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन एक लिक्विडिटी है जो शायद बॉन्ड से हटके इक्विटी में आ सकती है, उसी के एंटिसिपेशन में हम सब देख रहे हैं। बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 बुल मार्केट्स वर्ल्ड ओवर हम देखे हैज बीन ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी फैक्टर, और जिस तरह से भी लिक्विडिटी जोर से आ रही है वही ड्राइव कर रही है। तो शायद ये एक फैक्टर बहुत अच्छा टेलविंड देगा, लेकिन उसके सामने शायद ये फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑलवेज विल बी अ बिग चैलेंज यहाँ से लेकर। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि प्राइस मार्केट्स विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द फंडामेंटल, सिग्निफिकेंटली अहेड, स्पेशली इन दिस टाइम्स। अब दिक्कत वही है ना कि जो महंगा है वो और महंगा होते रहता है क्योंकि उसको बाजार पसंद कर रहा है और वहां पर थीम भी बढ़िया बन रही है। टेक्नोलॉजी पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी में स्पेशली और यूएस में जो हो रहा है उसके चलते उम्मीद है कि जो रिसेशन का खतरा था वो अब टल गया है या फिर खत्म हो गया है। उसके बावजूद स्टॉक्स अभी भी थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है। यहाँ पर आप क्या पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जब तक वो क्लियर कट राइटिंग ऑन द वॉल कंपनी की कमेंट्री अच्छी नहीं हो जाती जो शायद अगले वित्त वर्ष में ही होगी, तब तक का इंतजार करें? हर्षद जी, मुझे लगता है आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी भी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और फेवर में है। भले उसके साथ अभी वॉल्यूम टेलविंड आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द कैपेक्स साइकिल आल्सो, एक्सपेंडिचर साइकिल आल्सो टू रिकवर इन यूएस, और जिसका स्ट्रेट फायदा और जिसका रिफ्लेक्शन देखेंगे आईटी कंपनीज में भी, तो मुझे लगता है शायद आईटी कंपनीज को यहाँ से एक जरूर वन शुड ट्राई टू बाय, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ रेजिलियंस और डाउनसाइड जरा लिमिटेड रहेगा इसमें। भले इसमें और 2-3 क्वार्टर लग जाए विजिबिलिटी आने में, लेकिन ये यहाँ पर काफी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो बहुत वेरी वेल मैनेज्ड, स्टिल थ्रोइंग अप फ्री कैश जनरेशन बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। तो मुझे लगता है सबको देखते हुए लग रहा है आईटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वन शुड बिल्ड अप अ पोजीशन टू गिव मोर रेजिलियंस टू योर पोर्टफोलियो, एंड वन शुड नॉट वेट फॉर द क्लियर सिग्नल, बिकॉज वो आए नहीं आए, वो 2 क्वार्टर के बाद आए, लेकिन बाजार शायद उसके पहले ही मूव हो जाएगा। शायद इस गिरावट में अच्छा मौका है क्वालिटी आईटी कंपनी में पोजीशन लेने की। अच्छा दिलीप जी, जो आपने अब तक एनालिसिस की है और जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं इस समय, अगली लीडरशिप किस साइड से आएगी? क्योंकि बैंकों में वो जो एक्शन आना था वो आ चुका, शायद वो कंटिन्यू होगा। आईटी एक पॉकेट है, क्या कंजम्पशन साइड पर देखेंगे? वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको लग रहा है कि वो अब नई रैली, इस रैली को और जोर देने के लिए और पंख देने के लिए लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे? तो मुझे लगता है शायद ये एक फार्मा सेक्टर लग रहा है कि फार्मा सेक्टर विल लीड द रैली, दैट विल बी वन।
बिकॉज फार्मा सेक्टर अभी भी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है और जिस तरह से काफी सारे कंसोलिडेशन हो गए हैं और जहां पर देखने को मिल रहे हैं कि शायद यहाँ से एक न्यू मूवमेंट आ सकता है, तो एक फार्मा सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि इंफ्रा और कैपेक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आई थिंक द एक्शन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट स्पेंडिंग, ये काफी चलते रहेगा और अभी तक प्राइवेट स्पेंडिंग इतना जोर से नहीं आया है, लेकिन वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद ये इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर मी फ्रॉम द करंट लेवल्स। और मैं और एक कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर जो वॉल्यूम ग्रोथ में अभी बहुत पीछे है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज जहां पर विलेजेस में अभी भी डिमांड स्ट्रांगली हैज नॉट कम बैक। और अगर हम देखें कि ओवरऑल इन्फ्लेशन हैज बिकम अ लॉट मोर सोबर एट द मोमेंट, वो और वॉल्यूम ग्रोथ मिला के शायद एक एफएमसीजी में कैन गिव रीजनेबली गुड रिटर्न्स ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months। एफएमसीजी और साथ ही साथ फार्मा पर नजरें रहें, वहां पर अच्छे खासे गेन्स बनते दिखाई देंगे। अच्छा, एक पॉकेट दिलीप जी जिसको लेकर आप काफी बुलिश भी रहे हैं, पीएसयू कंपनियां, इसमें डिफेंस और खासतौर से रेलवे, और अच्छा पैसा बना है। आप पोजीशन होल्ड करते हैं यहाँ पर, कुछ और नई खरीदारी की जा सकती है? गुड क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। हम देखें अगर के इसमें अच्छा खासा रैली आ चुका है और अभी यहाँ से अब हमको ये देखना है कि इनका एग्जीक्यूशन साइकिल, एक या दो एग्जीक्यूशन साइकिल देखने में पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन साइकिल कहाँ तक दे आर एबल टू मीट, इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होता है, रिसीवेबल्स कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वन शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपका 100 रुपया इन्वेस्ट है इसमें, तो 20 रुपया आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर लो तो सही रहेगा। लेकिन इसमें से निकलना नहीं चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि पीएसयू, डिफेंस, रेलवे सब में रहेगा, क्योंकि उनको भी डिसइन्वेस्ट करना है और सम ऑफ दीज सेक्टर्स आर आल्सो इन गवर्नमेंट्स रडार टू इंप्रूव देयर प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पर तो बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अच्छा, एक सेगमेंट जो काफी भाग चुका है वो है अदानी ग्रुप कंपनियां। यहाँ पर ऑफ कोर्स रीफाइनेंसिंग की कंपनियों ने बात की, हम देख रहे हैं पोर्ट बिजनेस में क्या वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट बिजनेस में इनका एक्सपोजर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। इस स्पेस पर आपकी क्या राय होगी? मुझे लगता है अडानी ग्रुप में जरूर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एक ये ऐसा कॉन्ग्लोमेरेट बनने जा रहा है जहां पर अगर हम देखें कि एवरी कंपनी इन दिस कॉन्ग्लोमेरेट में पैसा बनता है। तो ये एक फेज होता है कॉन्ग्लोमेरेट का, जब वो ग्रो होते हैं, बहुत बड़े बनते हैं, तो यू मेक मनी इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी। और अडानी ग्रुप वही एक माहौल पे पहुंच गया है और शायद यहाँ से भी काफी सारे कंपनीज, बिकॉज इनकी काफी सारे कंपनीज ऐसे सेक्टर में है जो ग्रो होंगे अगर इंडिया को ग्रो होना है तो मुझे लगता है इस सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अडानी ग्रुप एज अ कॉन्ग्लोमेरेट will give a very good returns in the times to come. And of course हम ये भी देख रहे हैं कि उनके younger generation are very smart and how they are taking it forward. So इस पे जरूर ध्यान रखना ही चाहिए और invested रहना चाहिए। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो बेसिकली मार्केट जो कंसोलिडेशन में है और डिप्स दे रहा है, वो एक बढ़िया मौका है नई पोजीशंस लेने का, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे वो आपके एफएमसीजी स्टॉक्स में हो। लेंगे इसी के साथ हम आपसे इजाज़त, लेकिन अब मार्केट में एक्शन कैसे और बढ़ेगा और कहाँ से आएगा उसका जिम्मा नीरज जी के हवाले। नीरज जी, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। और डेल्टा कॉर्प आज का टॉप गेनर एफएन होगा, तो आप समझ सकते हैं मार्केट का मूड क्या है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।